नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से दिनेश सिंह जी, और दिल्ली से जुड़े हैं मेरे साथ महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, सिफोलॉजिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका संडे मेल में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जाति है जो 12% की आबादी रखती है। कुर्मी कृषक जाति है। पटेल, कुर्मी अलग अलग नामों से संबोधित की जाती है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा था, उस चुनाव के दौरान ये देखा गया कि क्षत्रिय बिरादरी के लोग नाराज हैं। वहां सभाएं हुई, महासभा बुलाई गई, फिर मुख्यमंत्री गए, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता गए। संदर्भ था कि गुजरात में मोदी जी की कैबिनेट के एक मंत्री रूपाला जी ने क्षत्रियों पर कुछ कह दिया था, अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद से इस तरह की जो जाति स्वाभिमान जाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो कुर्मी मतदाता है, इसके पहले चुनाव के पहले पूरे उत्तर प्रदेश के कुर्मी संगठनों ने ज्वाइंट एफर्ट किया था कि उनकी बात सुनी जाए, सरकार में भागीदारी, राजनीतिक दलों में उनकी भागीदारी कैसी हो, उसके हिसाब से वो अपना मतदान का मन बनाने वाले थे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ी रैली की, बड़े सम्मेलन हुए। ये पहला ऐसा सम्मेलन था जो पॉलिटिकल लोगों ने नहीं किया था। ये कुर्मी बिरादरी के अलग अलग संगठनों ने और उनके जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको कह सकते हैं, कहते भी हैं, इन लोगों ने सम्मेलन किया था। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं रमेश बैस जी, उनको बुलाकर अपनी भागीदारी की मांग की थी। ये मांग पत्र उन लोगों ने अखिलेश यादव जी के पास भी पहुंचाया, राहुल गांधी के पास भी पहुंचाया, अमित शाह जी के पास भी पहुंचाया, अखिलेश जी के पास भी पहुंचाया, ये सब पहुंचाया। अब दो चरण के चुनाव होने को हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी तो शायद दूर कर ली गई है। और एक घटना इसी बीच हुई कि प्रयागराज का जो जिला है, जो फूलपुर है, फूलपुर में कुर्मियों का गढ़ माना जाता है। फूलपुर जहां नेहरू जी, रामपूजन पटेल, कांसीराम, लोहिया, ये सब लड़ते थे। तो इन लोगों ने, पिछला एक आंकड़ा आया बाहर कि 1977 के बाद फूलपुर में जो 9 सांसद बने, 11 सांसद बने, 11 में से 9 जाति के थे, पटेल थे, और दो, एक मौर्य और एक अतीक अहमद मुस्लिम के रूप में आए। और फूलपुर के पास अपना कोई कुर्मी नेता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ की मौजूदा सांसद थी केसरी देवी पटेल, उनका टिकट काट दिया। वो अगर इस बार इलेक्शन जीतती तो हो सकता है कि मंत्री पद के लिए भी दावेदारी कर सकती थी या होनी चाहिए थी। बरेली में संतोष गंगवार जो 6 बार के सांसद थे, उनका टिकट कट गया। ऐसे तमाम सारे मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मियों को समायोजित करने के लिए कुछ सहयोगी दल भी बनाए हैं। ये तमाम सारे विषय हैं महेंद्र जी और दिनेश जी। जी तो मैं महेंद्र जी की तरफ आ रहा हूं। महेंद्र जी, मेरे पास एक लिस्ट है जी जिसमें अभी तक जो टिकट घोषित हुए हैं, उनमें 7 टिकट भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने दिया है। बरेली में छत्रपाल गंगवार को, धौरहरा में रेखा वर्मा को, सीतापुर में राजेश वर्मा को, बांदा में आर.के. पटेल को, फूलपुर में प्रवीण पटेल को, महाराजगंज में पंकज चौधरी को, मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल उनकी सहयोगी दल की साथी हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस ने 10 टिकट दिए हैं। कुशीनगर में, महाराजगंज में, बस्ती में, गोंडा में, श्रावस्ती में, अंबेडकर नगर, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़, खीरी, पीली। अभी फतेहपुर वाले टिकट को लेकर उनके प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन शायद होना है, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। लेकिन अभी भी 10 टिकट कांग्रेस का अलायंस और 7 टिकट भाजपा अलायंस ने दिए। अब आप बताओ कि आपकी लगातार कुर्मी संगठन के नेताओं से बातचीत हो रही है, क्या कुर्मी क्या सोच रहा है, उसकी क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल ब्रजेंद्र जी। दरअसल थोड़े से बैकग्राउंडर के साथ शुरू करता हूँ। जी। कुर्मियों की जो पृष्ठभूमि है उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आपने कहा कि 12% के करीब है, तो 12-13% की ये आबादी है। और हाँ हाँ। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि पटेल लगा हुआ है तो वही कुर्मी है। दरअसल जी। 2 दर्जन से ज्यादा सरनेम हैं इस तरीके के जो कुर्मी बिरादरी के लोग लगाते हैं। कहीं कुमार लिखते हैं, कहीं पटेल हाँ हाँ। लिखते हैं, कहीं सिंह लिखते हैं, कहीं वर्मा लिखते हैं।
तो बड़ा घालमेल सा है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब जैसे सिंह लिखते हैं तो सिंह लिखते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद ये किसी दूसरी जाति से होंगे, लेकिन ये सब मिला हाँ के कुर्मी जाति का जो आंकड़ा बैठता है वो 12-13% के आसपास आबादी में बैठता है, और ये बहुत बड़ा ठीक है। आंकड़ा है। लेकिन अभी तक दिक्कत यह है कि जो रिप्रेजेंटेशन कुर्मी बिरादरी को मिलना चाहिए था, खास तौर पर इस राजनीतिक जिसमें सत्ता की भागीदारी है, इसमें वो हुआ नहीं अभी तक। जी कभी कभी ये कांग्रेस के साथ रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, कभी ये लोकदल के साथ आए, कभी ये फिर बीजेपी के साथ बीच में आ गए जब ये मंदिर आंदोलन चला, और कहा यह जाने लगा कि बीजेपी का ये कोर वोटर बन गया। ओबीसी में अगर कोर वोटर देखा जाए तो बीजेपी के लिए कुर्मी कोर वोटर के तौर पे माना जाता रहा है। कल्याण सिंह लेकिन की सरकार के समय से। हाँ, लेकिन कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी भी उतना इनकी तरफ रुख नहीं कर रही है। कई वजह हो सकती हैं, दूसरी ओबीसी जातियों की तरफ उनका रुझान बढ़ा हो सकता है, या फॉरवर्ड की तरफ बढ़ा हो सकता है हो। और ये 80 सीटों में जिनमें घोषित हो चुके, जिनमें आप बता रहे हैं, तो इनमें हाँ देखने को ये भी मिल रहा है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी, कभी समाजवादी पार्टी को बड़ा सपोर्ट किया कुर्मियों ने, जब बेनी बाबू हुआ करते थे तो बड़ा मतलब मुलायम सिंह भी उनको काफी इज्जत देते थे, और कुर्मियों ने भी काफी समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने में पूरा अपना योगदान दिया। और मुझे लगता है दिनेश जी, महन जी, उनकी जो दोस्ती थी बेनी प्रसाद जी की और मुलायम सिंह जी की, वो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी की तरह थी। जी बिल्कुल एक बिल्कुल, बड़ी एक अहमियत एक देते थे, दूसरे बड़ी को अहमियत मनाते, देते थे। एक दूसरे से रूठते भी थे, एक दूसरे को मनाते भी रहते थे। बिल्कुल एक एक दूसरे के पूरक थे वो लोग, और कई बार सार्वजनिक हाँ तौर पे नेताजी मुलायम सिंह यादव ये कह भी चुके थे कि इनको पूरी छूट है, जो चाहे जैसे चाहे अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाएं, हम कोई रोकते नहीं है किसी भी तरीके से। तो लेकिन बाद के समय में धीरे 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 समाजवादी पार्टी ने बेरुखी दिखाई, खास तौर पर रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन इस बार हाँ ये जो लिस्ट जारी की है, ये बड़ी रणनीतिक लिस्ट कही जा रही है। बड़ा मतलब जहां जहां ये कहा जा रहा है कि काउंटर करने के लिए बीजेपी ने खासतौर पर फॉरवर्ड नेताओं को जहां जहां टिकट दिया है, उन इलाकों में जहां कुर्मी बाहुल्य है, जहां कुर्मी नेता हाँ जीतता रहा है। हाँ देखने हाँ वाली बात है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने हाँ इनको कुर्मियों को टिकट दिया है, कुर्मी बिरादरी से। हाँ तो कुर्मी नेता जो अभी तक, जो इंटेलेक्चुअल भी लोग, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे कि बीजेपी बेरुखी क्यों दिखा रही है। मोह भंग उनका भी है, सिर्फ राजपूत बिरादरी जो सभाएं कर करके हाँ बीजेपी को कह रही है कि हमें आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। लेकिन अगर उनके आंकड़े देखे जाएं, जो चुनाव में उनको टिकट मिले हैं, वो हाँ। उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है। ठीक एमएलसी भी बात। देखिए अगर आप, तो उनकी आबादी से कहीं ज्यादा एमएलसी हैं बीजेपी की तरफ हम्म। से जो बने हैं। बावजूद इसके वहां पर नाराजगी हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि कुर्मी बिरादरी के अंदर भी क्या आक्रोश है, नाराजगी है, जो कि वो बता तो नहीं रहे, और बता शायद इसलिए भी नहीं रहे होंगे क्योंकि खुल के रैली और ये सारी चीजें करके। लेकिन छोटी छोटी सभाएं इंटेलेक्चुअल, क्योंकि ये बिरादरी, एक और खास बात है कि ये इंटेलेक्चुअल बिरादरी भी है, कुर्मी हाँ बिरादरी। हाँ ये जी ये इंटेलेक्चुअल मानी जाती है, ये इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है सारी ओबीसी बिरादरी में। ये पैसे वाली बिरादरी भी है, ये प्रभाव वाली बिरादरी भी है, ये अवेयर बिरादरी भी है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये उतना रैली और वो सारी चीजें करके नहीं बता पा रही है अपनी बात। लेकिन अगर जो मैं कहूँ, काफी लोगों से बात होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम नाराजगी तो है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी उसका वेलकम कर रही है हाँ टिकट हाँ दे करके तमाम जगहों पर, तो जी कुछ भी कहा जा सकता है कि इस बार ये जो 12-13% का
जो आबादी है, वोट बैंक है, ये अपना रुख इसमें से काफी, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी की पूरी आ सकती है, लेकिन काफी हद तक समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकती है। दिनेश जी, जी दिनेश जी आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ जी। दिनेश जी, लगातार आपने इलाहाबाद को देखा है, फूलपुर को देखा है, और आप अलग अलग बिरादरियों, सब आप हम सब एक दूसरे अलग अलग बिरादरियों के कनेक्टिविटी में हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। मैं इलाहाबाद की एक घटना का जिक्र कर रहा हूं। करछना कचरी में 27-28 गांव में करीब 2 दर्जन पटेल, दूसरी जातियां थी, विश्वकर्मा थे, लेकिन अधिकतर पटेल बिरादरी के जो लोग थे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हो गए। भूमि अधिग्रहण हो रहा था 1,500 एकड़ का। वो कचरी आंदोलन आपको याद है, जिसमें करीब 30-40 लोग एक परिवार के जेल गए, एक की बिरादरी के जेल गए, कचरी में, करछना में। और आप बहुजन समाज मौके पे पार्टी गए की भी थे सरकार वहां आई। पर, जिस दौरान ये घटना हो रही थी, और मुझे याद है कि हाँ, आप वहां पर मौके पे गए थे और जी प्रशासन जी, आपको जाने भी नहीं दे रहा था। तो नहीं नहीं, बिल्कुल वो नहीं जाने दे रहा था। ऐसी घटना प्रतापगढ़ में भी हुई, ऐसी घटना कचरी में भी हुई। दिनेश जी तो उसको निकट से देखा है। उन सारे लोगों के, उन पूरे लोगों के मुकदमे 15 साल में वापस नहीं हुए। कांग्रेस, भाजपा की सरकार आई, अखिलेश यादव की सरकार आई, और दोबारा फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उस गांव में मैं अभी गया था, कचरी, करछना, ये सब इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के हैं। और फूलपुर में केसरी देवी पटेल का टिकट काटे जाने के बाद विनय कटियार कहां हैं, किसी को खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने वो कुर्मी नेता होते थे, विनय कटियार हों, ओम प्रकाश सिंह हों, या संतोष गंगवार हों, भारतीय जनता पार्टी के पास कुर्मी बिरादरी के बड़े नेताओं की पैठ होती थी, बड़े नेता होते थे। तो भाजपा क्या करने वाली है? भाजपा इन लोगों को ये देख रही कि ये खुश हैं कि नहीं, ये इसके साथ आ रहे हैं कि नहीं। जब 400 पार का नारा दिया गया है, तब भारतीय जनता पार्टी, पटेल बिरादरी, इसको सीधे अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ करती दिख रही है आपको, दिनेश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये महसूस कर रही है जी, कि कुर्मी बिरादरी में कोई ऐसा एक बड़ा कद्दावर चेहरा नहीं है जिस एक हाँ चेहरे हाँ, के साथ पूरी बिरादरी एकजुट हो सके। जी, पार्टियां हमेशा लीडरशिप को देखती हैं, और जब उन्हें लगता है कि उनकी लीडरशिप फ्रेगमेंटेड है, कई जगह डिवाइडेड है, तो पार्टी फिर उसमें प्रयोग करना शुरू कर देती है। जी, मुझे लग रहा है कि इस बार भाजपा थोड़ा सा एक प्रयोग करना चाहती है कि हम देखें क्या अपना दल में पावर ऑफ सेंटर्स एक से ज्यादा हैं, और एक से ज्यादा हैं तो क्या इसका फायदा उसे किसी और विकल्प के रूप में मिल सकता है। क्योंकि इनके पास आप ही देख रहे हैं कि अब वो लीडरशिप नहीं है। शुरू में जैसे लगा था कि अनुप्रिया पटेल जब आई थी, या सोनेलाल पटेल के समय की जो लीडरशिप थी, अब वो लीडरशिप नहीं है। और यही वजह है कि आप पटेल वोटर्स को आप ऐसा नहीं कि अपना दल या अपना दल XYZ जो भी है उसी का वोटर मान लें। अब उसके जैसे महेंद्र जी ने अभी ठीक कहा, बात है, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, इंटेलेक्चुअल बिरादरी है ये, जाहिर सी बात है, तो इसके अपने अपने अपनी सोच है, विचारधारा है, और सारी चीजें हैं। इसके जो और अनुषंगिक संगठन, जैसे आप कचरी वाला आपने एग्जाम्पल दिया, जी, कचरी को हाईजैक किया किसानों के संगठन ने। कचरी वाला हाँ, बहुत सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन भारतीय किसान यूनियन, उसके दो तीन और संगठक ग्रुप हैं, उन लोगों ने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। तो वो पटेल या कुर्मी बिरादरी का आंदोलन नहीं बन पाया। अगर वो आंदोलन उस रूप में बन पाता, जैसे कि बीएसपी के आंदोलन बनते हैं, दलितों के आंदोलन बनते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मैसेज जाता है, और उसके बाद ये सब यूनाइट भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास होने की वजह से ये इनमें यूनिफिकेशन भी उतनी जल्दी नहीं हो पाता है। अलग अलग विचार के लोग हैं, अलग अलग तरह का सबका इंटरेस्ट होता है, इसकी वजह से। तो मुझे लगता है कि एक तो लीडरशिप की जो क्राइसिस है, एक वो नहीं है, और दूसरा इसका जो जो इसकी खूबी है, वही कहीं ना कहीं इसकी कमी भी हो जाती है कि बहुत पढ़ा लिखा क्लास है तो बहुत ज्यादा उन चीजों पर तवज्जो नहीं देता है, और इसका फायदा भाजपा या दूसरी पार्टियां उठाती हैं। और इस बार भाजपा मुझे लग रहा है कि एक प्रयोग कर रही है। अब देखिए इस प्रयोग में उसे क्या मिलता है। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में तब लगा जब पिछड़ी जाति के उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं सिराथू से, केशव प्रसाद मौर्य, पूरी कोशिश करने के बाद सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य हार गए, और केशव प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा की जो मदद करने वाले पटेल लीडर थे, पटेल नेता थे, वो केशव प्रसाद मौर्य को जिताने की पोजीशन में नहीं आ पाए।
उसी के बाद संघ ने एक रिपोर्ट सौंपी कि भारतीय जनता पार्टी जिनको अपना एलआई मान के चल रही है, जिनको अपना सहयोगी मान के चल रही है, वो 12% बिरादरी कुर्मी है जो उत्तर प्रदेश में, उसके मुश्किल से आधा % के भी नेता नहीं है, क्योंकि वो वोट शिफ्ट कराने की पोजीशन में नहीं आए। और उस 1% वोट के अंदर भी पारिवारिक कलह है, जो इंटेलेक्चुअल और मेहनत का कौम देख रही है कि नहीं नहीं, ये तो परिवारवादी लोग आ गए, जिसके लिए अखिलेश यादव को, अखिलेश के पिताजी को, ये लोग लालू प्रसाद यादव को घेरते थे। तो ऐसी स्थिति में कुर्मी सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है और भाजपा के साथ जुड़ा भी रहा है। वो समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ा रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह, पंकज चौधरी, संतोष गंगवार जैसे बड़े नाम हैं जो उनके साथ रहे हैं और उनको बड़ी इज्जत मिलती रही। लेकिन जो ये नई भाजपा है, अब 2024 में जो 400 पार करना चाहती है, तो अब इस बिरादरी को अपने साथ और मजबूती के साथ जोड़ने की कोई कोशिश उनकी दिखती है महन जी आपको? दरअसल इसमें एक मुझे रणनीति ये दिखती है कि जी बिरादरी के किसी भी नेता को इतना बड़ा मत होने दो कि उसके पीछे ये पूरा समाज आ जाए। संतोष गंगवार 8 बार के सांसद हैं, 8 बार के सांसद। जी जी हाँ। उनके नाम पर एक छत्र वहां पर वोट मिलते हैं पार्टी को। हाँ, पूरी तराई का इलाका। हाँ, और बड़े प्रभावशाली नेता है, 8 बार जीतना कोई मजाक नहीं है की जगह से। तो अब उनका टिकट काट दिया गया। वहीं वो उम्र का एक बता दिया गया। हेमा मालिनी स्टार है, मथुरा से लड़ाई गई, वो भी 75 पार हो गई, उनका टिकट नहीं काटा गया। ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो 80 के आसपास हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी तो हॉस्पिटल में ही खत्म हो गए मुरादाबाद में। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये कोई पैमाना नहीं है, दरअसल पैमाना रणनीति है। रणनीति ये है कि इस प्रभावशाली बिरादरी के किसी नेता को, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मत होने दो कि ये पूरी बिरादरी उसके पीछे आ जाए। और यही रणनीति बीजेपी के लिए शायद इस बार घातक भी हो सकती है, क्योंकि वजह यह है कि 10 साल से बीजेपी शासन में है और जैसा मैंने कहा, ये कौम इंटेलेक्चुअल कौम है। जब इंटेलेक्चुअल कौम है, जिसको सरकारी नौकरी भी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करने वाली कौम है, सरकारी नौकरी भी चाहिए, सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही है। तो जो कोर वोटर हुआ करता था, वो कोर वोटर नाराज भी है। नाराज इसलिए भी है कि रोजगार नहीं है। रोजगार न होने से सामाजिक समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं, शादी ब्याह नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किलें आती हैं। बेरोजगार से कौन शादी करेगा? तो ये भी एक रणनीति का जो इनकी है कि बड़ा नेता ना होने दीजिए। जैसे आपने जिक्र किया अनुप्रिया पटेल का, और तो अब अनुप्रिया पटेल को भी 2 सीटों में समेटे हुए हैं बीजेपी के साथ में जाने एक सीट पर हाँ महन जी, एक सीट पर, क्योंकि दूसरी सीट का प्रत्याशी खुद भारतीय जनता पार्टी फाइनल करने वाली है, ऐसा उनके पति का बयान आया है। तो अब आप सोचिए कि कैसे अनुप्रिया पटेल भी बड़ी नेता हो सकती है। जब आप चुनाव ही एक सीट पे लड़ोगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बन ही नहीं सकता। आप अपनी आप कितना भी आप केंद्र में मंत्री हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं बन सकता। लेकिन जो नेता बड़े, जैसे केसरी देवी का आप नाम लिया, अगर वो चुनाव जीतती, मंत्री बनने के चांस होते उनके, थोड़ा कद बढ़ता, नेता बड़ी बनती, उनका टिकट काट दिया गया। आप देखेंगे इस तरीके के कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको, जहां पर उन पूरे परिवार के, जो परिवार 2 बार 3 बार से जीत रहे थे या उनका वर्चस्व है, उनके परिवार के लोगों को भी टिकट नहीं दिया गया और उनके आगे की राजनीति खत्म कर दी गई। तो ये नाराजगी। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री को टिकट दिया, श्रेया को। हाँ, उन्होंने नया वृक्ष तैयार करने की कोशिश की। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन किसानों के बीच में, खीरी में, लखीमपुर में, जहां कुर्मी बाहुल इलाका है, वहां अजय मिश्रा टेनी को फिर से टिकट दे दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसने किसानों के ऊपर, जिसके लड़के ने जीप चढ़ाकर तमाम लोगों को मार दिया, किसानों को मार दिया, भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी। और जब संतोष गंगवार जी को मंत्री पद से हटाया गया, तो ऐसा लग रहा था संतोष गंगवार जी का कहीं एक स्थायी और एक बेहतर उनका समायोजन होगा भारतीय जनता पार्टी में। वो राज्यसभा भेजकर उनको उप
सभापति बनाकर उपराष्ट्रपति बनाने की तरफ चलेंगे, या किसी राज्य का गवर्नर बनाएंगे, या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले होंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। विनय कटियार जो मंदिर आंदोलन के पुरोधा नेता होते थे, बिल्कुल, उनको भी वो भी सियासी बनवास काट रहे हैं, वो भी सियासी बनवास काट रहे हैं। कई साल जी, से बनवास काट रहे हैं, कई साल से बनवास काट रहे हैं। और जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि हमारे तरफ ठेकेदारी करके वोट ले आएंगे, तो वो ठेकेदारी प्रथा टूटती हुई दिखाई दे रही मुझको। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने जिनको कुर्मी वोटरों का ठेकेदार माना था, वो वोट शिफ्ट नहीं करा पाए और परिवारवाद के जंजाल में फंस गए वो भी। तो अभी जो कुर्मी संगठन है, जिन्होंने पिछली मीटिंगें की हैं लखनऊ में, जो किसान आंदोलन कचरी वाले थे वो, या 2 दर्जन 3 दर्जन बड़े ऑर्गेनाइजेशन है कुर्मी बिरादरी के, उनसे मेरी लगातार बात हुई। तो अब वो कहते हैं कि हम ठेका छोड़ना चाहते हैं। दिनेश जी वो कहते हैं, महेंद्र जी वो कहते हैं कि हम ठेकेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा कोई मेट ना बने, हमारा कोई ठेकेदार ना बने, हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़कर अपना भागीदारी हासिल करेंगे। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर लड़ेंगे और वहां अपना स्थान बनाएंगे। और बेनी प्रसाद वर्मा ने बनाया था, संतोष गंगवार ने बनाया था, ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं की सोशल इंजीनियरिंग पर भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्वेशन पर आगे बहुत काम शुरू किया था। तो कुर्मी बिरादरी का जो साइडलाइन कर दिया गया, हाँ, अब कुर्मी बिरादरी का जो मोटा मतलब जो बहुतायत में कुर्मी बिरादरी है, वो ये ठेकेदारी प्रथा से तंग आ गई है इन 2-3 चुनावों को देखकर। वो कि आपको टिकट दिया जाता है, आप टिकट बेच देते हो, आपको टिकट दिया जाता है, आप जीजा साली फूफा बहन चुनाव लड़ाने लगते हो। ओम प्रकाश राजभर से भी तो ये नाराजगी है लोगों को। संजय निषाद आए, संजय निषाद भी परिवारवाद करने लगे। तो मैं जो महसूस कर रहा हूं, 16-17 जिलों में मैं लगातार गया, इधर 3 महीने में जातीय संगठनों से बात कर रहा हूं अलग अलग। ये इनका गुस्सा ये है और इनकी कोशिश मुझे कुल जमा ये दिखती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस के साथ सीधे जाना चाहते हैं, और ये जाना चाहते हैं तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ सीधे जाना चाहते हैं। ये बीच के जो ब्रोकरेज है इसको तोड़ना चाहते हैं। ऐसी छटपटाहट कुर्मियों और पटेलों के बीच में मुझको दिखी। आपको क्या लगता है महेंद्र जी? दरअसल ये ठीक बात कह रहे हैं आप, और ये शुरुआत से पहले भी कोई इनका एक नेता नहीं था, जैसा दिनेश जी भी इशारा कर रहे थे, कोई एक नेता नहीं हुआ करता था। ये बुद्धिजीवी होने का है कि होता है, तो वो निश्चित तौर पे अच्छा ये एक हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इनके मुद्दे को एड्रेस करे, जब इनके मुद्दे को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो जो पार्टी जहां पर जो भी मुद्दा एड्रेस कर रही होगी वहां जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये आंख बंद करके जाने वाली कौम नहीं है। और लोकतंत्र में ये होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में ये होना भी नहीं चाहिए कि आप किसी के पीछे आंख बंद करके भागते रहो। बिल्कुल, किसान का एक मिजाज होता है, दरअसल है तो ये कृषक समाज की ना जाते, तो किसान का एक मिजाज होता है, वो किसी का गुलाम नहीं होता है, इसी वजह से वो खेती कर रहा होता है। तो उसकी सोच में ही वो आजादी होती है। जब तक कोई एक व्यक्ति उनके मुद्दों को एड्रेस कर रहा होता, लगातार कर रहा होता, तो उनके पीछे जाते हैं। जैसे कि बेनी बाबू करते थे, तो बेनी बाबू बड़े नेता बने, उनके पीछे बेनी प्रसाद के साथ लोग थे। हाँ, लोग इकट्ठे हुए। कांग्रेस के पास भी रामपूजन पटेल जैसे बड़े नेता थे, बिल्कुल, और बड़ी इज्जत दी थी रामपूजन पटेल साहब को, बड़े ईमानदार, खांटी ईमानदार नेता थे। तो हाँ, बिल्कुल, उन्होंने दौलत नहीं जोड़ी। चौधरी नरेंद्र सिंह जैसा नेता उनके पास था। बिल्कुल, कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी के पास भी दर्जन भर कुर्मी नेता थे। लालजी वर्मा से लेकर परखुराम वर्मा तक, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते थे, कैबिनेट में होते थे। अखिलेश यादव की कैबिनेट में कुर्मी रहे। भारतीय जनता पार्टी में योगी सरकार में भी कैबिनेट में है, कल्याण सिंह की सरकार में भी कैबिनेट में होते थे। लेकिन ये जो भागीदारी का जो संताप बिरादरी झेल रही है कुर्मियों की, वो केवल इस बात पर आए कि 1% की लड़ाई लेकर वो बना ले रहे हैं, एक नैरेटिव सेट कर ले रहे हैं कि हम कुर्मियों के ठेकेदार हैं। तो ये ठेकेदारी प्रथा हमको इस चुनाव में टूटती हुई दिख रही है। और वो दिनेश जी लगता है जी, मैं दिनेश जी से कह रहा हूं कि कुर्मियों की ठेकेदारी करने वाले लोग नंगे होते जा रहे हैं। कोई ओवैसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई रातों रात 3 विधायक बनाना चाहता है, कोई 4 राज्यसभा मांग रहा है, चुनाव लड़ने के लिए 50 करोड़ रुपए मांग रहा है। तो कुर्मी इंटेलेक्चुअल है, वो देख रहा है कि मेरे नाम पर सौदेबाजी हो रही।
जैसे छोटी मंडी से सामान खरीद के किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेचा जा रहा हो। तो ये जाग रही है कौम। मैं करछना के इलाके में भी होकर आया, वो जिनके न समाजवादी पार्टी की सरकार में उनका मुकदमा हटा, न भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार में उनका मुकदमा हटा, और बहुजन समाज पार्टी ने उनके ऊपर मुकदमा किया था। वो उन सारे जो जेल यात्री थे, उसमें कुर्मी भी हैं, काछी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, वो सबके सब कह रहे हैं कि हम सीधे भाजपा से मिले होते तो हमारा काम हो गया होता, हम सीधे अखिलेश यादव तक पहुंच गए होते तो काम हो गया होता, राहुल गांधी तक जाते तो हो सकता है और राष्ट्रपति तक हमारी बात पहुंचाते कि ये मुकदमे वापस होने हैं, गुंडों के मुकदमे वापस हो गए, हत्यारों के मुकदमे वापस हो गए, लेकिन किसानों के मुकदमे वापस नहीं हुए। और खासकर पटेल बिरादरी के उन्नाव में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, 50 लोग जेल गए, बाद में बाबा ने उनके मुकदमे वापस किए। हमीरपुर में आप दिनेश जी देख रहे हैं, जो पावर प्लांट बन रहा था, वहां भी हुआ, मुकदमे वापस लिए गए। लेकिन ये पटेल अपनी ठेकेदारों से धोखा खा गए। दिनेश जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात कही है, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा। वहाँ लोगों से बातचीत करी है, जो उस बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग जिनके इंटरेस्ट हैं, चाहे वो वकालत से जुड़े लोग हों, चाहे रियल एस्टेट से जुड़े लोग हों, चाहे किसान हों, तो उनके अंदर ये छटपटाहट कहीं ना कहीं दिखती है। उन्हें लगता है कि वो किसी की छतरी के नीचे नहीं रह सकते हैं, उनका प्रतिनिधित्व सीधे होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो अप्रत्यक्ष जो प्रतिनिधित्व हो रहा है किसी और माध्यम से, रीजनल पार्टीज के माध्यम से, उन्हें लगता है कि ये कद उनके लायक नहीं है, उनका कद बड़ा है। तो शायद ये छटपटाहट उस तरफ है, और हो सकता है कि वो इसके लिए कुछ और अच्छी कोशिश हो। भाजपा भी वो प्रयोग कर रही है, देख रही है कि भाई रीजनल पार्टीज के साथ में लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम सीधे जोड़े इनको। तो ये आगे आने वाले समय में कुछ बदलाव हो सकते हैं। पार्टी लाइन जो सोच रही है उसमें भी चीजें दिख रही हैं, अभी भी दिख रही है। देखिए इस बार के इलेक्शन में भी देखिए, जो जिन लोगों को टिकट दिए गए उसमें साफ दिखता है पार्टी की उदासीनता कितनी दिख रही है रीजनल पार्टीज को लेकर के। ये आगे आने वाले समय के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। जी हाँ, ये जो 2024 का चुनाव मुझे दिख रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, संघ के जो प्रमुख लोग हैं, मैं उनसे मिला बीच में, और उनकी बातचीत, उनके काम करने के तरीके को मैंने दूर से देखा कि ये कैसे कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूं कि वो सीधे नए जो किसान हैं, नए पटेल बिरादरी के जो लोग हैं, खासकर मैं इसी जाति पर आज बात कर रहा हूं, अगले दिन हम किसी दूसरी जाति पर करेंगे, तो उनको अपने साथ सीधे वो जोड़ना चाहते हैं कि भागीदारी विश्वविद्यालयों में नहीं है इनकी आजादी के बाद से अब तक मैन जी सबसे ज्यादा ग्रामीण कौम में वकील पैदा होते हैं, खेती किसाने वालों के यहाँ वकील पैदा हुए। उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से किसी पटेल जाति का आदमी एडवोकेट जनरल नहीं बना। सरकारी वकीलों में लोग नहीं है, मतलब आईएएस और आईपीएस और सिपाही दरोगा तो हो गए, लेकिन जो सरकार नॉमिनेशन करती है, सरकार जहां अपॉइंटमेंट करती है, वहां इनकी भागीदारी कम है। तो छोटी छोटी भागीदारी ज्यादा लोगों तक जा सकती थी बिरादरी की, लेकिन ये जो ठेकेदार आ गए, इन लोगों ने कहा हमारे पास दे दीजिए, हम बाकी सबको ठीक कर लेंगे। ये बात अब भाजपा भी जान गई है कि ये ठेकेदार बिरादरी के साथ चीटिंग हैक कर रहे हैं, चीटर हो गए हैं ये। और ये बात जो लखनऊ में अभी पिछले महीने मीटिंग हुई सरदार पटेल बौद्धिक मंच की, उसमें जो करीब 7-8 हजार आदमी उत्तर प्रदेश का इकट्ठा हुआ, खासकर किसान और पटेलों का, तो वहां भी ये चर्चा हुई कि ठेकेदारी से मुक्त होना है, ठेकेदारी की प्रथा से मुक्त होना है। और ये जब पटेल बिरादरी ये मन बना चुकी है, तब भारतीय जनता पार्टी के पास एक सुनहरा अवसर है कि वो इनको अपने साथ सीधे जोड़े। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सामने भी सुनहरा अवसर है कि वो इनको ज्यादा से ज्यादा सीधे अपने साथ जोड़े, तो लोकतंत्र भी बेहतर होगा और भागीदारी लोगों की बढ़ेगी। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी। और ये चूंकि जिस तरीके की मिजाज है इस बिरादरी का, उस मिजाज को देखते हुए बेहतर तो यही है कि किसी बड़ी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियों के लिए ये बिरादरी दबाव बनाए कि हमारे को नेतृत्व दीजिए, हम आपकी पार्टी के साथ हैं, हमारे को नेतृत्व दीजिए। छोटे छोटे दलों में होने का नुकसान ये है कि आपको 1-2 सीटों में समेट दिया जाता है और ठप्पा ऊपर से ये मार दिया जाता है कि आप पटेलों के नेता हैं, पटेलों की पार्टी है। यही सबको खुश रख लेंगे और सबको खुश कर देंगे। हाँ, और यही राष्ट्रीय लोकदल के साथ हुआ। आरएलडी को यही का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाटों का नेता घोषित करके छोड़ दिया गया।
बिल्कुल। यही अपना दल के साथ भी हो रहा है कि वो 2 सीटों में समेट के और पूरे कुर्मी बिरादरी का उनको नेता मान लिया जाता। नहीं है भैया पूरे कुर्मी बिरादरी के नेता वो, और ना उनके पास वो क्षमता भी नहीं है उस तरीके आधा की। परसेंट की लीडरशिप में, आधा 3 जिलों में अपना नरेटिव सेट करके थोक की बिक्री अगर दिल्ली में अमित शाह के सामने होगी, तो अमित शाह और राहुल गांधी उन दोनों के रणनीतिकार तो है ना जमीन पर कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर और देख भी रहे ये हैं। और जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, इसके पहले तो बीजेपी ठीक रिप्रेजेंटेशन देती थी, और जैसे अभी राज्यपाल बना रखा है सब कुछ, लेकिन हाँ, जो असल में कैबिनेट में और जो या मुख्यमंत्री के तौर पर किसी कुर्मी नेता को अभी तक किसी बड़ी पार्टी ने, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी से तो खैर उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि वो परिवार यहीं का है और यहीं से क्षेत्रीय उनको लड़ना है। लेकिन नहीं, अगर हो सकता है कि कभी अखिलेश यादव के मन में आए कि दिल्ली की राजनीति करनी है तो यहाँ कुर्मियों को दे दो, जैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने वहां किया था। जी, ये दूर की थोड़ी बिहार में। कल्पना कर सकते हैं हम लोग। बिहार में नहीं, बिहार में। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के पास तो अवसर है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर नीतीश कुमार को बिहार में मौका मिला तो नीतीश जी ने बहुत कम 5% की आबादी होने के बावजूद बहुत अच्छी सरकार चलाई, बहुत अच्छे से काम किया। तो एक ये चीज है कि इस बिरादरी के पास एक विजन है, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कृषक लोग भी हैं, यानी हर एक चीज को समझते बूझते हैं। तो ये एक, अगर बड़ी पार्टियों के अंदर रिप्रेजेंटेशन का दबाव डाले लोग, इस बिरादरी से डाला जाए तो निश्चित तौर पर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। और इस कम से कम एक पार्टी की, इस पार्टी का यही पार्टी हमारा रिप्रेजेंटेशन करती है, वो तो कतई मतलब अगर उसके पीछे गए तो कतई भला नहीं होने वाला इस बिरादरी का। और शायद बौद्धिक संघ जिस तरीके से जब अपनी सभाएं करते हैं, बात करते हैं, तो वो चिंता वही होती है कि हम क्या एक छोटे से गुट में गुट वाले लोग बन जाएंगे, या हम पैन इंडिया, हमारा जो प्रभाव, कुर्मी बिरादरी सिर्फ यूपी नहीं, पैन इंडिया सबसे बड़ी बिरादरी है, सबसे बड़ी बिरादरी है पूरे देश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हाँ, कहीं भी हरियाणा, उड़ीसा, सब जगह। हाँ, तो वो आप अगर उसको एक क्षेत्रीय तमगा लगा के छोड़ दोगे कि साहब ये तो अपना दल कुर्मियों की पार्टी है, अपना दल कुर्मियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, केवल 2 जिलों, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन तो समाजवादी पार्टी में कुर्मियों का है, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन तो बीजेपी में है, उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन तो कांग्रेस में है। तो ये अभी भी है, आज की तारीख में अभी भी, आज की तारीख में भी है। ठीक है, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना देती है। जी। और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो 25% है कुर्मी। ठीक बात। तो छत्तीसगढ़ में कुर्मी मुख्यमंत्री कांग्रेस देती है। तो रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से लेने की जरूरत है। जैसे भूपेश बघेल ने वहां पर अपना पैर जमा दिया कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा 5 साल, मुझे बना के रखिए, तो हाँ, भूपेश बघेल ने जमा लिया, नीतीश कुमार छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार तो छोड़ नहीं रहे हैं, इधर करके लगातार कब्जा किए हुए हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का सपना देखना चाहिए हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ग को कि यूपी में मुख्यमंत्री हमारा हो। हम बहुत बड़ी कैटेगरी हैं, हम बहुत प्रभावशाली हैं, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन सर्वोच्च स्तर पर हो, मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहिए। और आने वाले समय में हमें आगे के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहिए कि कोई मुझे लगता है कि दिनेश जी, महन जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने आप को बढ़ा रही है और राहुल गांधी ने भी जिस तरह से अपने आप को थोड़ा सा अपना डोमेन बड़ा किया है, तो आना ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लिए भी करो या मरो का समय है, और मोदी जी के लिए उनके 400 पार के नारे को साकार करने का अवसर है। अभी एक चरण हुआ है, दूसरा चरण प्रोसेस में है, तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 60-55 सीटें अभी भी लगातार मैदान में हैं, और इस इलाके में कुर्मियों की और खासकर कुर्मियों से मिलती जुलती कौमों की बड़ी आबादी है, बड़ा परसेंटेज है, 15 से 18% तक के लोग हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के सामने अवसर है कि इस तरह की जातियों को सीधे जोड़ें
उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संगठन के साथ करें और जातीयता से ऊपर उठकर भारतीयता और भारत के साथ मिलाकर उनको बड़े पदों तक जाने का रास्ता भी खोले और नीचे के पदों पर भी जाने का रास्ता खोलें। ये अवसर मुझे दिख रहा है, शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप ऐसा करेगी और ऐसा करना उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी भी दिखता है। आपके फाइनल कमेंट के साथ हम बात खत्म करेंगे। ये जो एजेंडे में इस बार आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी के तो एजेंडे में कम से कम आ गया कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे, रिजर्वेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन देंगे, ओबीसी की बात अब वो करने लगे, वो अब हायर ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी सब जगह की बात उठाने लगे। राहुल गांधी ये बात समझ गए, राहुल गांधी ये बात समझ गए हैं कि ओबीसी की बात किए बिना अब बात सर्वाइवल है नहीं। मोदी भी काफी पहले से समझे हुए हैं, यानी बीजेपी काफी पहले से समझे हुए हैं और इसलिए बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग ओबीसी के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा है, फोकस्ड है जी। तो ये दोनों पार्टियां तो अब समझ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से डोरे डाले हैं कुर्मी बिरादरी पे। अब देखिए वो इस बार कितना सक्सेसफुल होते हैं। अगर चुनावी नतीजे फेवर में आते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मैन टू मैन मार्किंग की है, तो निश्चित तौर पर भागीदारी समाजवादी पार्टी में भी बढ़नी चाहिए कुर्मियों की। दिनेश जी अब इसको समाप्त करते हैं। दिनेश जी का आखिरी कमेंट। दिनेश जी लगता है सुन नहीं पा रहे। तो साथियों, हमने एक जाति पर आज चर्चा की। कुर्मी बिरादरी, उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के सामने, कुर्मी जाति के सामने जो 12-13% कुर्मी जाति है, उसके सामने क्या अवसर है भागीदारी लेने के लिए और कुर्मियों को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का इंडिया अलायंस, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का अलायंस किस तरह से कुर्मियों को अपने साथ खड़ा कर पाता है कि ये ठेकेदारी की प्रथा से उकताई हुई एक बड़ी बिरादरी को वो अपने साथ ले लें, उनको सम्मान और उनकी भागीदारी देकर दोनों पार्टियां, दोनों ध्रुव बीच के ठेकेदारों को खत्म करके सीधे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर सकते हैं और अपने अपने संगठनों को मजबूत करने का काम कर सकते हैं। शायद यही कुर्मी बिरादरी के ज्यादातर संगठन, उनके आम नौजवान चाहते हैं। हम जल्दी ही हाजिर होंगे कुर्मी नौजवानों की और बात लेकर, कुशवाहा नौजवानों की और बात लेकर, दूसरी किसी बिरादरी की बात लेकर। महन जी कहते हैं ना कि जात न पूछो साधु की, लेकिन राजनीति में तो सब साधु की जात पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव, भारत का चुनाव जाति के बिना रह नहीं पाता। इसलिए हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन जाति की आवाजें उठाने का जो दायित्व हमारे ऊपर है, एक एक करके लाएंगे, आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद महन जी, थैंक यू दिनेश जी, जय हिंद, जय भारत। you